Hello everyone, very good morning to all of you and once again welcome back to my class. And through this online platform of learning we are again going to start a new chapter of geography which is physical features of India. यानी कि भारत की भौतिक विशेषताएं, भारत में क्या क्या पैटर्न है, लैंड फॉर्म है, किस तरीके का फिजिकल फीचर्स है. विल हैव अ थॉरो डिस्कशन अबाउट दिस एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल कम टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया एंड हाउ दे form and the location where they exist. Okay, so let's get started with the introduction of this chapter. As you have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. आपने पहले भी पढ़ा है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न तरीके के हैं. What kind of terrain do you live in? अब आपकी बात की जाए तो आप किस प्रकार के टेरेन में, किस तरीके की स्थलाकृति या क्षेत्र में रह रहे हैं. हम लोग अगर हम बात करें, हम जहाँ पर हैं हम फ्लैट लैंड यानी प्लेन्स में रहते हैं. इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड. अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो दूर तक फैली हुई एक सपाट ज़मीन आपको याद होगी. आपको पता है कि जो प्लेन्स का फीचर्स होता है वो यही होता है कि फ्लैट लैंड्स वहाँ पर बहुत अवेलेबल होते हैं और दूर तक फैले होते हैं. इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर वेरी कॉमन फीचर्स. और अगर आप पहाड़ी इलाके पे रहते हैं तो ऊबड़ खाबड़ वहाँ का स्ट्रक्चर होगा, पहाड़ पत्थर मिलेंगे, रॉक्स मिलेंगे, वहाँ पे जो हाइट होगी वो ऊंची होगी, खाड़ियाँ वहाँ पर आपको मिलेंगी. सो दिस इज़ द फीचर ऑफ हिली रीजन. पहाड़ी इलाकों के ये विशेषताएं होती हैं. इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड. माउंटेन्स, plains, valleys, desert and plateaus. ठीक है, mountains, plains, desert and plateaus. 1 minute. Plateaus and last would be islands. So these are some certain major physical features and all these features exist in India. Means mountains, whether it is plains, valleys, desert or even plateaus or an island, all these major physical features are the part of our country. They do exist in India. So you must be wondering how these physical features have been formed. अब सवाल हमारे और सबके दिमाग में ये आता है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, ये बने किस तरीके से हैं. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. हम इस चैप्टर के थ्रू इन फिजिकल फीचर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. एंड नॉट ओनली दिस, वी विल ऑल्सो कम टू नो हाउ दे फॉर्म्ड. ये बने कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है. We find different types of rocks. Some are very hard like marble, which has been used for making Taj Mahal, and some are very soft like soap stone, which is used in making talcum powder. तो आपने, अगर आपको रिमेंबर हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा एंड यू माइट केम अक्रॉस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक विच इंक्लूड इग्नियस, देन वी हैव सेडिमेंट्री एंड देन मेटामॉर्फिक. तो हमने ये जाना कि रॉक्स बहुत तरह के होते हैं. हार्ड रॉक जैसे कि मार्बल है जिससे ताजमहल बनाया गया, और उसी तरीके से बहुत सॉफ्ट रॉक्स भी होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है टैल्कम पाउडर में और सोप वगैरह में, हमारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट में और बहुत से बॉडी पर यूज़ करने वाले प्रोडक्ट के रूप में. So the color of soil varies from one place to the other because soil is formed out of different rocks. तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स के वजह से ही होता है. जब वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, ये टूटते हैं, फूटते हैं, गिरते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. And you have also came across the fact about the parent rock because it is the parent rock that provides the color to the soil. यानी जो मुख्य चट्टान होती है जिससे कोई मिट्टी बनी होती है, उस चट्टान का ही रंग उस मिट्टी का रंग डिसाइड करता है. तो जिस प्रकार की रॉक रहेगी, जैसे उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स सॉइल में भी कैरी ऑन या कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं.
हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशंस? अब आपने क्या कभी सोचा है इस वेरिएशंस के बारे में, यानी कि कहीं पर मिट्टी कुछ और रंग की, कहीं किसी और रंग की, अलग अलग तरह की सॉइल्स अवेलेबल होती हैं जो अलग अलग प्रकार के रॉक से बनी हैं, ऐसा क्यों है? मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कॉज ड्यू टू डिफरेंसेज इन रॉक फॉर्मेशंस। ऑब्वियस सी बात है, हमने जो भी रॉक्स के बारे में पढ़ा, दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव देयर ओन कलर, देयर टेक्सचर, देयर स्ट्रेंथ, देयर पार्टिकल्स, उनके कलर, टेक्सचर, पार्टिकल सब आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं, और जो भी रॉक जिस तरीके के फॉर्मेशन के थ्रू बनी है वो प्रॉपर्टीज़ ही उससे बनी हुई सॉइल में भी पास ऑन होती हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। भारत की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा लैंड मास है, यानी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी वास्ट है, और इस वास्ट लैंडफॉर्म्स को बनने में बहुत लंबा जियोलॉजिकल पीरियड लगा, यानी कि एक लंबा दौर लगा, तब जाकर ये फॉर्म हुए हैं और अलग अलग आपके जो लैंडफॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। Besides geological formations, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. So this is not only the geological formation which is a natural phenomena, यानी कि सिर्फ geological formation यानी जो भौगोलिक तौर पर इनका फॉर्मेशन हुआ, इनका विस्तार हुआ, सिर्फ यही कारण नहीं है, यानी जो नेचुरल प्रोसेस हुए, दीज आर नॉट द ओनली रीजंस, इनके अलावा भी बहुत से रीजंस हैं। लाइक आपका जो इरोजन होता है, यानी जब टॉप सॉयल आपकी एयर या वाटर के थ्रू रिमूव कर दी जाती है, इरेडिकेट होती है। वेदरिंग यानी जब चट्टानें प्रेशर के वजह से टूटने लगती हैं, और डिपोजिशन जब एयर और वाटर उन छोटे पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा कर लेकर जाता है। सो ऑल दीज थ्री टर्म्स आर नॉट वेरी न्यू टू यू, ये तीन टर्म्स आपके लिए नए नहीं होंगे, आपने इनकी मीनिंग पढ़ी है पहले भी। इरोजन, वेदरिंग एंड डिपोजिशन, ये तीन मुख्य रोल प्ले करते हैं, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज लैंडफॉर्म्स। इरोजन क्या होता है? जब किसी भी लैंड का जो टॉप लेयर है वो हवा और पानी के काम के द्वारा, उनके प्रयास के द्वारा जब कट जाता है, टूट जाता है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज इरोजन। जैसे मिट्टी ही है, आपने खेतों में देखा होगा, जब बहुत बारिश होती है तो वो उसको अपने साथ बहाकर लेकर चली जाती है। सो बाय द वर्क ऑफ विंड एंड वाटर इरोजन टेक्स प्लेस। इरोजन जो है, मृदा का कटाव भी इसको कहा जाता है, जिसमें हवा और पानी के एक्शंस के वजह से जो लैंड है, उस लैंड की जो टॉप लेयर होती है, दिस वन, ये टॉप लेयर हवा या पानी के द्वारा उड़ा दी जाती है। हवा या तो इसको उड़ा कर लेकर चली जाएगी या पानी इसको बहा कर लेकर चला जाता है। इरोजन ये हो गया। वेदरिंग, जब विद इन द अर्थ एक्सेस प्रेशर जनरेट होता है, तो उस प्रेशर के वजह से जब बड़े बड़े रॉक्स में जो क्रैक आना शुरू हो जाता है, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। दैट ब्रेकेज इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द अर्थ, विद इन द अर्थ और इवन आउटसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो जनरेट हो रहा है उसके वजह से भी हो सकता है, अर्थ के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसके वजह से भी होता है, और इसके वजह से ये पहाड़ जो है वो क्रैक होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वेदरिंग। एंड द लास्ट इज डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब है जो एयर और वाटर ने इरोड किया, और जो प्रेशर ने वेदर्ड किया, वो वेदर्ड मटीरियल, वो इरोडेड मटीरियल हवा और पानी के द्वारा जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिपोजिशन। डिपोजिशन, पोजीशन का मतलब क्या है? किसी की स्थिति। लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, आई चेंज माई पोजीशन टू दिस पॉइंट, दिस इज डिपोजिशन। मैंने अपनी पोजीशन को डिपोजिट कर दिया, यानी मैंने चेंज कर दिया, डिपोजिशन हो गया। तो इसी तरह का ये मतलब है कि डिपोजिशन का मतलब जो भी चीज़ें जहाँ पर थी डिपॉजिट, उनकी पोजीशन में चेंज आ गया बाय द वर्क ऑफ ईदर एयर और वाटर, हवा और पानी के बहाव या उनके स्पीड के वजह से। जब इन मटेरियल्स और इनके मटेरियल्स या फिर सॉइल या पेबल्स की प्लेस चेंज हो जाते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल डिपोजिशन। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल दीज फिजिकल फीचर्स। ये फैक्टर्स भी इन फिजिकल फीचर्स के
फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करते हैं अलॉन्ग विद द जियोग्राफिकल और नेचुरल फेनामेना। जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं नेचुरल तरीके से, वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, यानी कि जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ, भौगोलिक तरीके से उत्पत्ति हुई, वो तो पॉसिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल भी है, बट एट द सेम टाइम दीज फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. तो जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्थ के बारे में स्टडी की, उन्होंने अलग अलग तरह की थ्योरी दी, बहुत से इंस्टेंसेस दिए और बहुत से लॉ बताए कि इनके वजह से अर्थ का इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है. और उन्हीं में से बहुत से फीचर्स, मतलब कि ये जो फिजिकल फीचर का फॉर्मेशन हुआ उसके पीछे उन्होंने बहुत सी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, और उन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए दे हैड गिवन इवन सम एविडेंसेस ऑल्सो. उन्होंने बहुत से साक्ष्य या उसके प्रूफ भी दिए सो दैट दे कैन एक्सप्लेन और दे कैन प्रूव देयर थ्योरीज ट्रू, ताकि वो अपने थ्योरीज को सही साबित कर सके. एंड वन ऑफ सच प्लॉसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी आपने जो पढ़ी, एंड आपको पता है आपका जो लैंड है, दिस इज योर लैंड एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स. ये अलग अलग प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, अलग अलग परतों से बना हुआ है. एक जो लैंड है, दिस इज नॉट अ सिंगल मास, ये एक सिंगल मास नहीं है, ये अलग अलग प्लेट से बना है. इन प्लेट्स को, अलग अलग लेयर्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट देयर नंबर्स, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द क्रस्ट दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, आपने अर्थ के भी लेयर के बारे में पढ़ा है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. इफ यू ड्रॉ अर्थ लाइक दिस, द इनर पोर्शन इज कॉल्ड एज द कोर, आपका जो अंदरूनी हिस्सा होता है इसको कोर कहते हैं. उसके बाहर का जो होता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेंटल, ये भी आपने पढ़ा है. एंड द आउटर पोर्शन ऑन विच वी पीपल आर लिविंग, ये जो बाहर का इलाका है जहाँ हम रह रहे हैं, विच इज द लैंड पार्ट और द लिथोस्फेरिक पोर्शन, इसको क्रस्ट कहा जाता है. और इसी क्रस्ट के बारे में बात हो रही है, दैट दिस क्रस्ट इज कंसिस्ट ऑफ सो मैनी लेयर्स एंड ऑल दीज लेयर्स आर कॉल्ड एज प्लेट टेक्टोनिक्स और टेक्टोनिक प्लेट्स. तो थ्योरी ने ये बताया that the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. तो इनके numbers की बात की जाए, then they are 7 in numbers. ये 7 major plates हैं, सिर्फ 7 ही नहीं है, there are more plates even. But the thing is, 7 plates are major, they are more thicker, they are more visible, they can be identified. And rest of the plates which are minor, somewhere they are identified, and on the contrary, there are some places at which they are not identified. So that's why all these places have been divided into 7 major layers, कि ये 7 layers में हैं जो मेजर हैं, बाकी की सारी layers माइनर हैं. और ये लेयर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, and that's how a complete landform or a structure formed. landform या एक structure का formation हुआ. The movement of plate results in the building up of stresses within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. So one more thing or the fact regarding these plates is that they are constantly moving. ये लगातार मूव कर रही हैं, लगातार मोशन में है, यानी कि ये जो परतें हैं ये एक जगह अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, इनका लगातार मूवमेंट होता रहता है. और इन जनरल अगर कहा जाए, आपने ये प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि 1 mm तक ये हर साल मूव करती हैं. 1 mm पर ईयर, ये एक एवरेज रेट पाया गया है कि लगभग हर साल ये मूव करती हैं. इवन at this time they might be moving, but their movement is so slow that we cannot even feel it. लेकिन इनका मूवमेंट इतना स्लो होगा कि हम फील नहीं कर पाते. बट जब यही मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इनके बीच के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, तो उसके वजह से ये मूवमेंट और तेज़ी से महसूस होता है. एंड दैट वी कैन फील इन द टर्म्स ऑफ और इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रेमर्स और वाइब्रेशन, जो हमें झटके या वाइब्रेशन के रूप में महसूस होता है ऊपर, जिसको हम अर्थक्वेक के रूप में भी जानते हैं. सो दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन बट देयर स्पीड और द मोशन इज़ वेरी स्लो, दैट्स वाई वी कैन नॉट फील इट ऑन डेली बेसिस, बट दे डू मूव ऑन डेली बेसिस और दे मूव 1 mm at least per year. But that 1 mm is so small in number that we cannot even feel or recognize that something is moving or not. But
if the stresses between these plates increase it results to a creation or generation of huge tremor, एक बड़े झटके को जन्म देता है, एक बड़े वाइब्रेशन को जन्म देता है, जिसके वजह से फिर वो जो वाइब्रेशन है हमें टॉप पर यानी कि ऊपर की लेयर पर महसूस होती है। ये वाइब्रेशन नीचे से होते हुए ऊपर को जाती है। आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है, विच कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पॉइंट्स, द फर्स्ट इज द फोकस एंड द सेकेंड इज एपिसेंटर। तो फोकस से एपिसेंटर तक जाती हैं और वो वाइब्रेशन के रूप में हमें महसूस होती हैं। तो लगातार ये जो आपस में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, इस स्ट्रेस के वजह से या तो फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग का मतलब जस्ट लाइक द वे आप अपने क्लोथ्स को फोल्ड करते हो। इफ़ फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग अ पीस ऑफ क्लोथ, दिस वुड बी अ पीस ऑफ क्लोथ लाइक, ठीक है, ये एक पीस ऑफ क्लोथ है, आपने क्या किया, इसको फोल्ड किया लाइक दिस इज व्हाट वी कॉल फोल्डिंग। तो ये एक ओपन क्लोथ था, आपने उसको एक के ऊपर एक उनकी तह को रखते चले गए एंड लेटर ऑन एक सिंगल लेयर से 4 लेयर का फॉर्मेशन हो गया। एम आई राइट? ये एक सिंगल लेयर थी और आपने फोल्ड करके 2 लेयर बनाई एंड देन आपने इसमें 4 लेयर बनाई। दिस इज 1 2 3 एंड 4। सो दिस इज हाउ दीज प्लेट्स ऑल्सो फंक्शन। ये भी इसी तरीके से फंक्शन करती हैं, 1-2 लेयर रही होंगी या सिंगल लेयर रही होंगी, ये फोल्ड होती चली गई, एक के ऊपर एक चढ़ती चली गई, हर एक तह दूसरे के ऊपर आता चला गया और जिसके वजह से एक ह्यूज लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हुआ। पहला तो या तो एक के ऊपर एक चढ़ती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फोल्डिंग। फॉल्टिंग का मतलब है इनके बीच में दरार आना, यानी कि जब ये एक दूसरे से डिस्टेंस में आने लगती हैं, खिसकने लगती हैं, दूर जाने लगती हैं, विथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। फॉल्ट्स का मतलब दरार या एक गहरी छिद्र कहा जाता है, यानी कि छेद। और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट से होती हैं। मीन्स द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ ईदर फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक इरप्शन। मीन्स दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, ये लगातार मूव कर रही हैं। जब मूव करते हुए एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फोल्डिंग, ये इनको फोल्डिंग कहा जाएगा। जब ये एक दूसरे से अलग दूर डायरेक्शंस में भागेंगी, इनके यहाँ से एक दूसरे के डायरेक्शन में दूर भागने से बीच में जो गैप जनरेट होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फॉल्ट, यानी कि दरार। और वॉल्केनिक इरप्शंस यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, वो भी इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का ही रिजल्ट होते हैं। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब इनका जो मूवमेंट है, ये जो लगातार मूव कर रही हैं, हर साल मूव करती हैं, कभी कभी ये विजिबल होता है, कभी कभी नहीं। आपने कभी अपने लाइफ में ट्रेमर्स फेस किए हो, यानी कि कभी झटके महसूस किए हो अर्थक्वेक के, तो वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही जनरेट होते हैं। कभी आपने पुराने केसेस पढ़े, सुनामी का केस आपने 7th में पढ़ा होगा, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ अ सडन अंडर वाटर अर्थक्वेक। समुद्र के अंदर सडनली भूकंप आया था और उसी की वजह से वो अर्थक्वेक जनरेट हुआ, विच रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ ह्यूज वेव सुनामी, जिसके वजह से सुनामी आई। अब इनके जो मूवमेंट है उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए, सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड द ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। 3 मूवमेंट्स इनके हो सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट मूवमेंट। व्हाइल सम प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। कई बार होता क्या है, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज दीज आर 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट्स हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब ये एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी, एक दूसरे के तरफ बढ़ेंगी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कन्वर्जेंट। इनको कन्वर्जेंट मूवमेंट कहा जाएगा। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री क्रिएट करती हैं व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे के तरफ मूव करेंगी तो कन्वर्जेंट मूवमेंट कहा जाएगा। Likewise in the same way on the contrary when they move away from each other, जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगी तो उसको डाइवर्जेंट कहा जाता है, यानी कि ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भागने लगे, दैट इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंट मूवमेंट। Convergent, when the plates move towards each other, that is what we called as convergent movement. On the contrary, when they move away from each other, that is what we called as divergent movement. इस movement को divergent movement कहा जाता है। In the event of 2 plates coming together, they may either collide and crumble, and one may slide under the other. At that time, they may also move horizontally past each other and form transform boundary. अब transform boundary क्या है उसको समझिए, that is the third movement, transform boundary. We'll explain it over there.
हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है? जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, भिड़ती हैं। मान लो दो प्लेट है, मान लीजिए दो प्लेट्स एक अपवर्ड मूवमेंट में है और एक डाइवर्ट मूवमेंट में है या डाउनवर्ड मूवमेंट में है, सॉरी। तो ये जब इनका मूवमेंट हो रहा है, जब ये एक अपवर्ड जा रही है, एक डाउनवर्ड जा रही है, तो आपस में कई बार ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर ये आपस में कोलाइड कर सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन का मूवमेंट इन प्लेट्स का, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट भी कहा जा सकता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सो दीज आर मेजर 3 मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। ये जितने भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं 3 तरीके से मूव करती हैं। फर्स्ट इज कन्वर्जिंग मूवमेंट, व्हेन दीज प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हेन दीज प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज डाइवर्जेंट। एज यू कैन सी दे आर हेडिंग टुवर्ड्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन, एक लेफ्ट को जा रही है, एक राइट को जा रही है। एंड इन दिस फिगर यू कैन सी दैट बोथ दीज प्लेट्स आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। एंड इन दिस फिगर यू कैन सी कि ये एक अपवर्ड मूवमेंट कर रही है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही है। तो कई बार आपस में टकरा जाती हैं, रगड़ पड़ती हैं, और कई बार होता है कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, और इसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। As you can see in your book as well, in the event of 2 plates coming together, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आ रही होती हैं, दे में इधर कोलाइड एंड क्रम्बल, कई बार आपस में टकरा जाती हैं, टकराने की वजह से टूट भी जाती हैं, और वन में स्लाइड अंडर द अदर। या तो ये जब कोलाइड करेंगी, आपस में टकराएंगी दोनों प्लेट्स, तो या तो ये क्रैक हो जाएंगी, यानी कि टूट जाएंगी, इनमें दरार आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरी चीज़ें ये होंगी कि एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, उसको दबा देगी। दीज 2 कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी देयर। ये 2 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या तो आपस में कोलाइड करने के बाद इस तरीके के मूवमेंट्स में आपस में टकराने के बाद क्या होगा, टूट जाएंगे, इनमें ब्रेक डाउन आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये होगा कि एक प्लेट दूसरे को टेक ओवर कर लेगी, यानी कि उसके ऊपर चढ़ जाएगी और दूसरी प्लेट दब जाएगी। दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और जैसा कि आपने देखा, ये हॉरिजॉन्टली अप डाउन मूवमेंट में एक दूसरे के अगल बगल से पास हो सकती है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का फॉर्मेशन करेंगी। The movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. अब ये जो movements हैं इन plates का, they are constantly in motion. They moves in 3 different manners: the convergent, divergent, and the transform boundaries. So these movements result in the formation of different kinds of landforms. यही movement है जिन्होंने अलग अलग landform के formation को जन्म दिया, whether it is about mountains or plains or plateaus or even desert and even island group also. ये सब इन्हीं plates के movements के वजह से इन different movements का result है। Such movement have also influenced the evolution of the present landform features of India. और यही जो movement रहे वो present के भी landform को decide करने में रोल प्ले करते हैं, पहले भी इन्होंने ही रोल प्ले किया है। And now have a look at the do you know box given in your book, which says most volcanoes and earthquakes in the world are located at plate margins. बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। यानी कि ये कहा गया कि जो मैक्सिमम वॉल्केनोज होते हैं, यानी ज्वालामुखी होते हैं, उनमें जो विस्फोट होता है और भूकंप आते हैं वो प्लेट के मार्जिन्स पर आते हैं। मार्जिन्स का मतलब है जो आउटर बाउंड्री होती है वहाँ पर आते हैं। एक प्लेट से 2 प्लेट के बीच की जो बाउंड्री है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल मार्जिन। लास्ट की जो बाउंड्री है, ऊपर की बाउंड्री है और मिड की बाउंड्री है, कहीं पे भी जो मार्जिन्स होते हैं, मीन्स द बाउंड्री बिटवीन 2 प्लेट्स, वहाँ पर ही मैक्सिमम भूकंप यानी कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो जनरेट होते हैं। एंड वॉल्केनिक इरप्शन भी वहीं पर होता है। द रीज़न इज़ कि जहाँ पर 2 प्लेट्स होंगी वो आपस में टकराएंगी, इधर इन द कन्वर्जेंट मैनर और इन डाइवर्जेंट मैनर और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्म मूवमेंट और बाउंड्री। तो जब 2 प्लेट्स की मार्जिन आपस में टच रहेगी तब उनमें मूवमेंट जनरेट होगा, एंड दैट विल रिजल्ट ईदर इन द क्रिएशन ऑफ अर्थक्वेक और इवन वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा गया कि मैक्सिमम केसेस में तो मार्जिन्स पर ही आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि विद इन द प्लेट्स कोई भूकंप ना आए, ऐसा ना हो। विद इन द प्लेट्स का मतलब ये एक प्लेट की एक प्रॉपर लेयर है, दिस इज द कंप्लीट लेयर ऑफ अ सिंगल प्लेट। और इन प्लेट्स के अंदर भी कई बार जनरेट होता है अर्थक्वेक या वॉल्केनो, बट इन कंपैरिजन टू विद इन द प्लेट ये प्लेट मार्जिन्स पर ज़्यादा होते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू द बॉक्स गिवन। द ओल्डेस्ट लैंड मास
The peninsula part was a part of Gondwana land. Peninsula means, you all know it well, the piece of land which is surrounded by water from three sides. That is what we call peninsula, and India is called as the peninsular country. भारत को एक peninsular country कहा जाता है, आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा. तो जो पेनिनसुला का ओल्डर लैंड मास था, पहले का लैंड का जो हिस्सा था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था. द गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका ऑन वन सिंगल लैंड मास. यानी कि गोंडवाना लैंड कितने एरियाज़ को, कितने कंट्रीज़ को मिलाकर बने थे, अगर हम इसकी बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका. ओके, सो हम पुराने गोंडवाना लैंड की अगर बात करें, जो गोंडवाना लैंड का ओल्ड मास था, गोंडवाना लैंड, जिससे पेनिनसुलर कंट्रीज अलग हो गए, इंडिया अलग हो गया, तो ये ओल्ड गोंडवाना लैंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को मिलाकर एक ह्यूज लैंड मास का फॉर्मेशन करता था. द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेज. अब ये जो कन्वेंशनल करंट्स आई, उन कन्वेंशनल करंट्स की वजह से धाराएं जिनको कहा जाता है, ये छोटे छोटे पीसेज में टूट गई, बिखर गई. दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टूवर्ड्स नॉर्थ. तो उससे हुआ क्या, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गई. यानी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आपने 7th में पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टिनेंटल स्प्लिट, वो जो कॉन्टिनेंट में स्प्लिट आया, एक बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको हम पैंगिया कहते थे. एंड अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेनेगर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स की वजह से वो पीस ऑफ लैंड ब्रेक डाउन हो गया और बहुत से कॉन्टिनेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया. तो ये जो गोंडवाना लैंड था, उन्हीं कॉन्टिनेंटल शिफ्ट के वजह से, इन प्लेट्स में आए मूवमेंट की वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी, गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर अलग चली गई, दूर चली गई और ये जाकर नॉर्थ में शिफ्ट हो गई. द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. तो हुआ क्या, जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट था, यानी नॉर्थ की दिशा से जो बहाव आ रहा था, रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट. तो ये जो प्लेट्स थी, ये नॉर्थ में जाकर शिफ्ट हुई. नॉर्थ में जो ड्रिफ्ट था, वहाँ से जो बहाव था, उसके वजह से ये जाकर यूरेशियन प्लेट्स से टकरा गई. अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, ये सब क्या है? प्लेट्स का मतलब सिंपली टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. अब इंडो का मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलियन मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन का मतलब या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की. इसी तरह से यूरेशियन मतलब यूरेशिया की प्लेट्स, यानी जो प्लेट जिस देश में रह गई या जो देश जिन प्लेट्स के अंदर आता है, उनका लैंडफॉर्म जिन प्लेट से बना है, उन देश के नाम पर उन प्लेट्स का नाम हो गया इंडियन प्लेट, इंडियन यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट.